गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। बेटा लास्ट वीक भी मैंने वर्ण विचार ही करवाया था, लेकिन उसमें सिर्फ 3 या 4 पेज थे। अब जो लास्ट के जो आपके 4 पेज हैं, 5 पेज हैं, वो आपके आज हम करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था बेटा वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला, वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। फिर स्वरों के भी 3 भेद बताए गए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट यानी व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन के भी प्रकार बताए गए थे, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है बेटा। इसके बाद ऊष्म व्यंजन के अतिरिक्त हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे यानी पेज नंबर आपका 18, 19। आप ये लेसन पढ़ने से पहले अपनी व्याकरण की बुक ओपन करेंगे। 18, 19, 20 एंड 21 पेज। ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में बेटा क्या है, पहले तो था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में तो क्या था कि दो सेम व्यंजन जुड़े होते थे। और संयुक्ताक्षर होता है इसमें बेटा एक आधा व्यंजन और दूसरा भिन्न, कोई भी भिन्न व्यंजन लेकिन स्वर के साथ। यानी कि बेटा यहाँ पर स्वर के साथ और आधा व्यंजन कहने का क्या मतलब है बेटा, पहले लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो आधा व्यंजन जिसको बोलते हैं वो स्वर रहित होता है। कि बेटा हर व्यंजन के अंदर ए स्वर शामिल होता है, लेकिन अगर उसमें से हम ए हटा दे तो उस व्यंजन के नीचे हम हलंत लगा देते हैं। हलंत लग गया तो हम उसको मानते हैं कि वो आधा व्यंजन है। लेकिन जब हम उसको शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उसको आधे रूप में लिखते हैं, यानी उसका आधा वर्ड लिखते हैं। जैसे खड़ी पाई वाले से पाई हटा देते हैं, गुंडी वाले की गुंडी हटा देते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी जैसे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर बेटा जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले है, जब देखो बेटा क्या है, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है। बेटा क्या बताया गया है, जब एक स्वर रहित व्यंजन का, स्वर रहित मतलब आधा व्यंजन का भिन्न स्वर यानी कोई दूसरे भिन्न स्वर सहित, यानी भिन्न मतलब अलग व्यंजन और स्वर सहित मतलब पूरा व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। बेटा देखो संयुक्ताक्षर कहलाता है तो क्या हुआ, जैसे इसमें मैं आधा हो गया और है पूरा हो गया। मैं आधा न। ठीक है बेटा। न, क, ये, से, च, ते, वे, ते, ये, पे, ये, से, वे। ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके संयुक्ताक्षर। जब दो भिन्न व्यंजन हो, एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो, तो वो होते हैं आपके संयुक्ताक्षर। इनका दूसरे व्यंजन के साथ मेल कैसे होता है, यानी कि आधा व्यंजन कब होता है और पूरा व्यंजन कब होता है, और खड़ी पाई वाला और घुंडी वाला और बिना पाई वाले व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ कैसे जोड़ते हैं, वो आपको इसमें बताया गया है। बेटा खड़ी पाई में बेटा क्या होता है, जैसे आपका ग है तो इसके लास्ट में जो डंडा लगा होता है, सीधा जो डंडा है, जैसे ग में भी, मैं में भी, से, तय, तो इसे खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारे ग, मैं, से, तय। अब बोला गया है खड़ी पाई वाले व्यंजन जब दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनकी पाई हटा दी जाती है। ऐसे 22 व्यंजन होते हैं। अब ग की खड़ी पाई हटा दी, इसको जब जोड़ते हैं ग को य के साथ तो ग आधा हो गया, इसकी खड़ी पाई हटा दी, जैसे 11। मैं में भी इसकी खड़ी पाई हटा दी, मैं के साथ मैं, सम्मान। से के साथ तय जोड़ते हैं तो से की खड़ी पाई हटा दी, सत बन गया तो अस्त। तय के साथ जब यह जोड़ते हैं तो खड़ी पाई इसकी हटा दी, यह, त्याग। समझ आ गया बेटा। खड़ी पाई वाले में इसकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। अब है घुंडी हटाकर। अब घुंडी वाले होते हैं बेटा क, फ, दो ही तरह के होते हैं। अब क में जैसे क के पीछे की जो घुंडी है यानी गोलाई है, उसको हटा दिया जाता है। क और फ की भी ऐसे ही बेटा जब अन्य व्यंजनों के साथ मिलते हैं तब इनकी घुंडी हटा दी जाती है। जैसे क प्लस तय रक्त, फ प्लस तय रफ्तार। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया होगा। अब है बिना पाई वाले व्यंजन। बेटा एक तो होते हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन, दूसरे होते हैं घुंडी वाले व्यंजन और तीसरे होते हैं बिना पाई वाले व्यंजन। अब देखो बिना पाई वाले मतलब खड़ी पाई, यानी कि खड़ी पाई को पाई बोला इसमें,
टे में देखो थोड़ा सा डंडा है, फिर गोलाई है, ना तो ये घुंडी वाले हैं ना ये खड़ी पाई वाले हैं। तो टे, ठे, डे, ढे, है, द जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तब उन्हें अरहित बनाने के लिए, यानी इसको अरहित के मतलब आधा बनाने के लिए उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। देखो द प्लस टे को जब हम जोड़ते हैं, टे देखो खट्टा, टे प्लस टे आधा टे लगा दिया खट्टा, द प्लस भय अद्भुत, यानी कि द के नीचे हलंत लगा करके हमने इसको आधा कर दिया। ठीक है बेटा। अब है बेटा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी कि बेटा जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में स्वर यानी आवाज निकालने वाले जो तंत्र है उसमें कभी कंपन होता है बोलते वक्त वर्णों को, कभी कंपन नहीं होता। तो इसको कंपन के आधार पर या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। सघोष, घोष मतलब घोषणा, एक तरह से गूंज जो उठती है। सघोष मतलब घोष के साथ, अघोष मतलब जिसके साथ ज्यादा घर्षण यानी ज्यादा घोष। या घोष होता है कि घोषणा करना, जैसे कोई गांव में रात में या कभी भी मुनादी करनी होती है तो घोषणा कर देना किसी चीज की, लंबी बात कहना, लंबाई में जोर से, जिसके बोलने में ज्यादा घर्षण उत्पन्न हो, ज्यादा जोर लगा दिया जाए। ठीक है बेटा। सघोष और अघोष। सघोष मतलब घोषणा के साथ यानी घर्षण के साथ, और अघोष मतलब जिसके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन न आए। देखो बेटा सघोष में क्या बताया गया है, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है तो उसे सघोष वर्ण कहते हैं। उसी स्वर पर सभी स्वर, यानी कि क्या होता है बेटा सघोष में क्या होते हैं, सारे तो स्वर आते हैं और साथ ही प्रत्येक वर्ग, वर्ग बेटा देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का पहला क्या होता है बेटा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपके सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष है। बेटा क और ख को बोलने में टाइम कम लगता है। क, ख, ग, घ, अड़, ग, घ, अड़ में जो है घर्षण पैदा करते हुए बाहर निकलता है। तो छ वर्ग के भी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ज, झ, य। ट वर्ग का भी ड, ढ, ण। त वर्ग का द, ध, न और प वर्ग का ब, भ, म। यानी कि बेटा इसमें दिखाया गया है जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण अंत्यस्थ वर्ण। अंत्यस्थ वर्ण बेटा य, र, ल, व है और है वर्ण सघोष ध्वनियां हैं। देखो बेटा स्वर 11 और साथ ही व्यंजन जो घोषणा वाले हैं वो 22 होते हैं। ठीक है बेटा। अब है अघोष। अघोष मतलब जिसके बोलने में घर्षण या कंपन उत्पन्न न हो, जिस वर्ण के उच्चारण से स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श, श, श यानी तीनों आपके ऊष्म व्यंजन वाले तीन है नहीं है तो बेटा उसमें सघोष में चला गया। अब बेटा ये जो ऊष्म व्यंजन वाले तीनों और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, देखो बेटा पहला क है क्योंकि ग है तो अड़ तो हमारे उसमें सघोष में चले गए थे, तो इन सब के क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ ये आपके अघोष में आ गए हैं। ठीक है बेटा। और साथ ही श, श, स ये 13 होते हैं और यहाँ पर जो व्यंजन थे वो उधर स्वर 11 और व्यंजन 22 सघोष में और अघोष में 13। आपको मूल रूप से याद करना है कि सघोष में क्या होता है पूरे स्वर और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंत्यस्थ व्यंजन, और अघोष में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और अंत्य ये ऊष्म व्यंजन। ठीक है बेटा। अब है उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से, यानी जो उच्चारण मतलब बोलते समय किस वर्ण को बोलने में ज्यादा जोर लगता है और जिनको बोलने में कम समय लगता है, समय के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, यानी कि जिसके बोलने में कम समय लगे
और महाप्राण जिसके बोलने में ज्यादा समय। अल्प प्राण, देखो बेटा अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है तो वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये होते हैं बेटा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, देखिए बेटा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी क, ग और अड़, च, ज और ये, ट, ड और अण। ठीक है बेटा, ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा। अब बेटा महाप्राण, महाप्राण मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये होते हैं बेटा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन, ये आपके महाप्राण में आते हैं। जैसे बोलते वक्त बेटा देखोगे अल्प प्राण में ऊपर देखा गया था प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है और नीचे महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण है। अब बेटा बोलते समय अल्प प्राण मतलब कम समय, क, ग, अड़, लेकिन बोलते समय ख, ग, ये इसमें ज्यादा टाइम लगता है बोलने में। ठीक है बेटा, इसलिए अल्प प्राण जिनके बोलने में कम समय लगे, महाप्राण जिनके बोलने में ज्यादा समय लगे। वर्णों का उच्चारण स्थान मतलब वर्णों को हम जब बोलते हैं तो जीभ मुख के किस भाग को स्पर्श करता है वो उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। ठीक है बेटा। अब कंठ से बोले जाने वाले वर्ण, बेटा एक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जैसे आपकी क, ख, कौरग, चौरग, टवरग, तवरग, पौरग ऐसी सीरीज चलती है ऊपर से नीचे तक, लेकिन जो हमारा गला है गले का हम ऊपर की तरफ, गले से हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, गले से ऊपर की तरफ आएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कंठ क्या होता है। कंठ यानी कि जो गले से हम बोलते हैं, जो हमारी गर्दन का बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है वो कंठ होता है। कंठ के बाद तालु क्या होता है बेटा, जो बिल्कुल जीभ के हमारे बिल्कुल ऊपर जो ढलान वाली यानी कि एक तरह से जो गोलाई वाली जगह है वो आपका तालु है। उसके बाद मूर्धन्य, जैसे बेटा देखो आप गले से ऊपर की तरफ आओगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कंठ, गला, उसके बाद तालु डायरेक्ट ऊपर यानी कि ताड़वा जिसको बोलते हैं वो तालु हो गया, सबसे गोलाई वाली जो जगह है। उसके बाद बेटा मूर्धन्य, मूर्धन्य कौन सा होता है बेटा, तालु यानी कि जो गोलाई वाली जगह है वो और दांत के बीच का जो मसूड़े होते हैं ना, जो दांतों से ऊपर जो गोलाई वाली जगह होती है, एक तो ऊपर डूंगा सा यानी कि गोल सबसे मेन गोलाई होती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो ढलान होता है ना, जो दीवारें होती हैं जो दांत को तालु से जोड़ती हैं, वो वाली चीज मूर्धन्य होती है। देखो कठोर तालु के अगले भाग से। उसके बाद बेटा क्या होता है, पहले कंठ, दूसरा तालु डायरेक्ट ऊपर, फिर उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ आप निकलेंगे, दांत और तालु के बीच मूर्धन्य, और फिर दांत और तालु के बीच में मूर्धन्य आ गया तो मूर्धन्य के बाद जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो दांत ही आएंगे, दंत, और उसके बाद बाहर निकलते हैं तो ओष्ठ। तो ये सीरीज हमारी बोलने की यानी कि उच्चारण स्थान की रहेगी, और साथ ही हमारे जो कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पौरग है वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ, और हमारा जो उच्चारण का है वो नीचे से ऊपर की तरफ। देखो बेटा कंठ यानी गले से क वाली लाइन बेटा कंठ से बोली जाएगी। देखो ए, आ और अंग, मतलब विसर्ग वाला, तो ए, आ, ये जो आपके तीन स्वर और क कंठ यानी क वाली जो पूरी लाइन है क, ख, ग, घ, ड़, वो आपकी कंठ के अकॉर्डिंग आएगी, गले से बोली जाएगी। बोल के देख सकते हैं क, ख, ग, घ, ड़। इसमें बेटा जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही है, वो सिर्फ गले से आवाज बाहर निकल रही है। नेक्स्ट है बेटा तालव, तालव मतलब तालु यानी जो गले से बिल्कुल नीचे से जो गला आता है उसके डायरेक्ट ऊपर गोलाई वाली जगह। इसमें बेटा ए, आ के बाद क्या होती है, छोटी ई और बड़ी ई, तो छोटी ई और बड़ी ई आपके तालु में आ गई, तालव। और दूसरे बाद क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग, तो वो सीरीज यही रहेगी, कवरग, चौरग, टवरग, तवरग, पौरग। तो अब तालु में क्या हो गया बेटा, ऊपर वाली क वाली लाइन थी, उसके बाद तालव हमारा स्टार्ट हुआ और साथ ही चौरग, च, छ, ज, झ, ये और से आपके तालव के अंतर्गत आ गए। अब बेटा तालु से अगला हिस्सा बताया था मैंने, दांत और मसूड़े, मसूड़ा जो होता है इसको बोलते हैं, जो तालु और दांतों के बीच का जो मूर्धन्य होता है वो। इसमें बेटा एक तो ए, ई के बाद आ गया री, उसके बाद टवरग वाली लाइन, ट, ठ, ड, ढ, क, च और ट वाली लाइन। ठीक है बेटा।
देखा कंठ में क वाली लाइन आ गई, तालव में च वाली आ गई, मूर्धन्य में ट वाली आ गई। ये आपकी वही सीरीज है जो आपके व्यंजनों की सीरीज है। उसके बाद बेटा तालु के मूर्धन्य के बाद हम कहाँ आते हैं, दांतों की तरफ आते हैं। तो दंत से त के बाद कौन सी लाइन आती है, त वर्ग की, त थ द ध न ल स ज ज, ये आपके दंत के अकॉर्डिंग आते हैं। अगला दांतों के बाद क्या आता है बेटा, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। तो उसके बाद ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प फ ब भ म, यानी कि आप इनको बोलते हो तो भी आपको पता चल जाता है प फ ब भ म। होठ बगैर मिलाए हम बोल नहीं सकते। दंतोष्ठ ऊपरी दांत व निचले होठ से व और फ। स्वर यंत्र से है और आ। नासिक के मतलब नाक से जो बोले जाते हैं अंग, अड़, यण, ये, अण, न, म, ये नासिक यानी नाक से बोले जाते हैं। कंठ तालव कंठ और तालु से ए आई। कंठोष्ठ यानी गले तथा होठ से ओ औ। ठीक है बेटा। अन्य वर्ण इनका उच्चारण स्थान ए बेटा, ए को अनुस्वार कहा जाता है, सबको पता है। ठीक है बेटा। ये अपने यानी कि अंग जो होता है अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि। नासिक्य मतलब नाक से बोली जाने वाली ध्वनि। इसके बाद सदैव ये क्या है, इसके बाद सदैव कोई न कोई व्यंजन आता है, यानी कि जो पंचम वर्ण होगा उसके बाद तुरंत बाद कोई न कोई व्यंजन होगा। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है, यानी कि आपका अड़, यण, अण, न, म, ये आपके पंचम वर्ण है। ये अनुस्वार के रूप में आते हैं और ये कहाँ लगते हैं, ये अपने से पहले वाले व्यंजन के ऊपर लगते हैं। देखो बेटा गंगा, गंगा में गंगा ग से पहले अड़ आ गया, क्योंकि क ख ग घ ड़, ग वाली लाइन का पंचम वर्ण अड़ है, तो ये अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर आ गया। अब बेटा त थ द का पंचम वर्ण होता है न, तो ये त से पहले यानी ए के ऊपर आ गया। अब चंपक प फ ब भ म पंचम वर्ण है, तो ये जो चंपक में जो प है, प से पहले वाले व्यंजन के ऊपर यह अनुस्वार के रूप में आ गया। ठीक है बेटा। अब यानी कि विसर्ग। विसर्ग हमेशा आपका तत्सम शब्दों में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्द कौन से होते हैं। बेटा तत्सम शब्द वो होते हैं जो एज इट इज संस्कृत से आए हैं और उनको एज इट इज हम हिंदी में यूज करते हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, लेकिन तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और इनको हम एज इट इज हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको गलत नहीं बोलते। जैसे अतः, इसमें उसका उच्चारण करते हैं तो थोड़ी सी है की ध्वनि आती है, अतः, प्रातः है। ठीक है बेटा। और बेटा आगत ध्वनि। आगत ध्वनि यानी कि जो बाहर विदेशी भाषाओं में आ गई है, मेन रूप से क्या बेटा अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में बोलते हैं बोल, कोल, तो इसमें ओ और औ के बीच की एक ध्वनि है जो अंग्रेजी वर्ड को बोलने में इसका प्रयोग किया जाता है। क ख ग ज फ, ये ध्वनियां बेटा उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों में प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा उ, औ, री तथा रे की मात्राओं के बारे में बात हो रही है कि इनका क्या होता है। उ, औ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब रे के साथ होता है तो कई बार पता नहीं चलता कि ये छोटा ऊ की है या बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन इसका ध्यान आपको रखना पड़ता है। रे यानी कि रे के साथ जब छोटा ऊ की मात्रा आती है तो ये जैसे गुरु, इसमें बेटा इसकी जो गोलाई होती है, घुंडी नहीं होती है, जैसे कै की जो घुंडी होती है वो ऐसे लगती है। यहाँ पर छोटा ऊ की जो मात्रा होगी रुपया और गुरु में होती है। देखो इसमें क्या होता है, जब आपको कोई शब्द लिखा हुआ होता है और वर्णच्छेद करना होता है तो आपको पता नहीं चलता कि ये छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है बेटा, गुरु और रुपया में। और फिर बेटा आप देखोगे एक बार रूप और रुमाल में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। रुमाल और रूप में देखते हो थोड़ा सा डंडा, उसके साथ ही गोलाई वाला जो ऊ की मात्रा है वो गोलाई में आई हुई है, लेकिन जो आपका रुपया और गुरु में क्या देखते हो, जैसे कै की जो घुंडी होती है लास्ट वाली उस रूप में आया हुआ है, इसमें गोलाई नहीं है। तो यही इसमें डिफरेंस है कि रे के साथ जब छोटा ऊ आता है तो वो रे के साथ ऐसे घुंडी के रूप में आता है, लेकिन जब ये बड़ा ऊ के रूप में आता है तो रे में छोटा सा, रे के साथ छोटी सी डंडी होगी और पूरी जो पूरी घुंडी होती है इसमें ऊ के साथ, जैसे रूप और रुमाल में आपको दिखाई दे रही है। तो वर्ण विच्छेद करते समय इसका ध्यान रखना होता है आपको, लिखते वक्त भी उच्चारण के साथ भी। और री क्या होता है, री का जो उच्चारण होता है वो हमारे
रे के ई की मात्रा की तरह इसका उच्चारण होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये जब मात्रा के रूप में आती है तो ये री की मात्रा के रूप में आता है, जैसे वृथा, कृति, कृपा। रे व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है, जैसे प्रहार में होता है, ट्रक में होता है, क्रम में होता है, कार्य में होता है। उनका अलग अलग तरीका होता है बेटा। देखो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में पैरों में रे होता है, तो पैरों में जो रे होगा पदेन, पैरों में लगा हुआ रे हमेशा पूरा होता है। पैर और पूरा, ये दो चीज ध्यान रखो कि पैर में पै हो गया, पूरा मतलब पूरा, तो पैर में भी पै और पूरा में भी पै। तो आपको याद रखना है जो रे पैरों में होगा यानी किसी व्यंजन के नीचे होगा तो वो पूरा होगा। तो जैसे प्रश्न में क्या है, पै की ध्वनि जो है वो स्वर रहित है, क्योंकि स्वर रहित मतलब ये आधा है, और रे की में पूरी आती है, तो रे यहाँ पर पूरा है। ठीक है बेटा। अब क्रम में भी ऐसा ही है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उनके नीचे, जैसे ट्रक में है, ट के नीचे जो रे लगा है वो भी पूरा है और ट आधा है। राष्ट्रीय ट्रक, ठीक है, ये ट्रक ये आपकी ऐसे आती है। और दूसरा होता है रेफ वाला, जो रे के ऊपर होता है, जैसे कार्य में होता है, लेकिन जो ऊपर रे होता है वो हमेशा आधा होता है, और जो ऊपर होता है नीचे होता है पैरों में वो हमेशा पूरा होता है। अब देखो बेटा, धर्म, धर्म में मैं ऊपर हो गया और ये मैं से पहले रे आता है। ध आधा ए, मतलब ध के नीचे हलन लगा दिया तो इसका ए बाहर आ गया। अब देखो रे के नीचे हलंत लगा दिया, लेकिन इसमें से ए बाहर नहीं निकाला। अगर हम ए बाहर निकाल देते हैं तो बेटा क्या होता है कि वो पूरा बन जाएगा, लेकिन रे यहाँ तो आधा है, क्योंकि ऊपर जो होगा वो आधा रहेगा, और जिस वर्ण के ऊपर होगा, जिस व्यंजन के ऊपर होगा, उससे पहले उसको लिखा जाएगा। मैं के नीचे हलंत ए बाहर निकाल दिया तो बन गया धर्म। ऐसे बेटा कार्य में। अब बेटा है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयोग की गई सभी ध्वनियों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब बेटा उसको अलग रूप में लिख देना। नयन, राजा, मिलन, गीता, इसमें तो सब इजी है बेटा। कृपाल देखिए, कृपाल में री की मात्रा जो लगी है, कै के नीचे हलंत, तो नीचे जो मात्रा लगी है ये री की है, तो इसको री लिख देंगे। पाल आपको पता ही होगा। सैर, ए आई की मात्रा हो गई। ठीक है बेटा। अब जैसे आपका लंगूर में देखिए, ले हलंत अंग जो है उसको बाहर निकाल दिया गया। ग प्लस बड़ा ऊ प्लस रे प्लस ए। ठीक है बेटा। अतः में ए हलंत अनुस्वार वाला प्रयोग हो गया, अ प्लस त प्लस अ, क्योंकि ये विसर्ग के रूप में आ गया बेटा। ठीक है, अतः विसर्ग के रूप में आ गया। अब देखो सार्थक में अभी रे बताया था मैंने, से आ रे के नीचे अलग लगा दिया, तो ये थ से पहले है तो रे थ से पहले आ गया, थ पूरा रहेगा, ए और क प्लस ए। लेकिन बेटा जब हम इसमें से स्वर बाहर निकालते हैं तो हमेशा हलंत लगा होना चाहिए। अगर हलंत नहीं लगता है तो वो गलत माना जाएगा। अब रहेगा अगला प्रयोग है प्रकाश मैंने बताया था पैरों में जो रे होगा वो हमेशा पूरा होगा, तो जो जिस व्यंजन के अंदर ये होगा वो आधा होगा। तो पै के नीचे हलंत लगा प्लस रे यहाँ पर पूरा है, तो पै के बाद हमने ए बाहर नहीं निकाला, क्योंकि अगर पै के बाद हम ए बाहर निकालते हैं तो वो बेटा पूरा माना जाएगा। और इसमें तो रे पूरा है, तो रे के बाद हम ए बाहर निकालेंगे। पै हलंत रे हलंत ए प्लस क प्लस आ प्लस से हलंत ए। ठीक है बेटा। अब बेटा ट्रक, रे के तीनों प्रयोग हो गए ना, सार्थक में, प्रकाश में, ट्रक में। ठीक है। ट्रक में अब ट देखो, ट के नीचे भी मैंने बताया जो पैरों में होगा वो हमेशा पूरा होगा, जिसके अंदर लगा होगा वो आधा होगा। अब ट में से हमने ट को हलंत लगा दिया और ए बाहर नहीं निकाला, क्योंकि रे पूरा है, तो रे हलंत ए, क प्लस ए। ठीक है बेटा। अब बेटा आपके संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहे हैं इसमें। रक्षक में जो अक्षर आपको पता होना चाहिए, जो संयुक्त व्यंजन है वो किस किस व्यंजन के मेल से बने हैं। अक्षर जो है क और श के मेल से बना, क आधा और श पूरा। तो बेटा देखो रे तो आपने रे प्लस ए कर दिया, लेकिन अक्षय को हम कैसे निकालोगे, क आधा रहेगा श पूरा रहेगा, तो क आधा हो गया, इसमें से ए बाहर नहीं निकालेंगे,
फिर उसके बाद श में से हम ए बाहर निकालेंगे, क श और ए बाहर निकल करके ये बन गया 6 और लास्ट बच गया क यानी कि रक्षक। त्रिकोण में त्रय जो है तय और रे से बनता है, तय आधा रहेगा और रे पूरा रहेगा। तय आधा है और रे में से त्रि में ई की मात्रा है इसलिए ई बाहर निकल गया। अगर खाली त्रय होता तो ए बाहर निकलता, लेकिन त्रिकोण है त्रि तो तय के तय निकला और रे में छोटी की मात्रा लगा दी। ज्ञानी में बेटा ज्ञानी जय और यह से बनता है, जय आधा रहेगा और यह पूरा रहेगा। अब जय प्लस ये तो या है यहाँ पर तो आ निकल गया बाहर, न प्लस ई। श्रमिक में श और रे से बनता है, श आधा और रे पूरा। अब श आधा हो गया हलन लग गया तो मतलब आधा हो गया, रे पूरा है क्योंकि श है इसमें मात्रा तो कोई है ही नहीं तो ए स्वर बाहर निकलेगा। रे हलंत ए प्लस मैं प्लस ई प्लस क प्लस ए। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे आपके वर्ण विचार चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को 2-3 बार आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे बेटा, सब समझ आ जाएगा। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको भेज रही हूँ, आप इसको बुक में फिल करेंगे और इसको सारे को याद करेंगे। धन्यवाद।